अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बताएंगे कि जो एक आमिर मतीन साहब ने नाम नहीं लिया, लेकिन वो किसकी बात कर रहे हैं, कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, इस सब पर हम आपको बताएंगे आज। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अरशद शीर साहब का जो कत्ल हुआ है कीनिया में, उसमें क्या चीज़ है जो बड़ी अहम सामने आई है, जिस पर गौर किया जाए तो ताने बाने मजीद क्लियर होने लग जाएंगे, क्योंकि यकीनन अरशद शीर साहब को टारगेट करके शहीद किया गया है। हम अब भी नहीं समझते कि ये एक वो हादसा है। तो ये इस सब पर हम आपको अपडेट करेंगे। जबकि इसके अलावा इमरान खान साहब जो भी आज भी जो उन्होंने कुछ बोला कि फ़ौज अवाम से हट के नहीं खड़ी हो सकती, आपको अवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और तीसरा उन्होंने जो अदालत में जो कुछ आज 2 झूठ जमा करवाए, वो भी बड़े दिलचस्प हैं, ज़रा उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए इमरान खान साहब के झूठों से आगाज़ लेते हैं। एक तो उन्होंने जो कि मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल ने बाय द वे 26 मई को ही कह दिया था कि हो सकता है इमरान खान साहब को किसी ने बताया ही ना हो कि वो उन्होंने जिसे कहते हैं नहीं आना डी चौक तक, उन्होंने सिर्फ H9 तक ही रहना है। हालांकि खान साहब उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के लॉयर्स ने कमिटमेंट दे दी थी, खान साहब ओपनली कंटेनर पे कह रहे थे कि नहीं नहीं हम डी चौक ही आ रहे हैं, फिक्र ना करो, डी चौक पहुंचना है। वो किसको कह रहे थे कि नहीं नहीं हम डी चौक ही आ रहे हैं? सारी बात है, वो अपने क्राउड को बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं सुनो, जो मैं कह रहा हूं होगा वो, और उन्होंने वो करके दिखाया। अब मोअज़्ज़िज़ जस्टिस ने माजरत के साथ एक सजेस्टिव किस्म का सवाल तो कर दिया था, जो कि खान साहब को भी समझ आ गई कि अदालत कहाँ से चाह रही है मैं बाल करवाऊं, तो अदालत उस बाल को स्टॉप करके छोड़ देगी, मुझे कोई छक्का शक्का नहीं मार देगी कि मेरे अगेंस्ट जिसे कहते हैं ना बड़ा स्कोर हो जाए। तो वो खान साहब ने कर दिया है, और अब देखिए अदालत इस जवाब को कैसे एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि सुलन तो अदालत को कहना चाहिए आप साबित करें कि आपको कैसे नहीं पता था। ठीक है, तमाम चैनलों पे खबरें चल रही थी, आपके पार्टी के इतने रहनुमा कंटेनर पे थे, किसी को नहीं पता चला कि जी अदालत के अंदर कमिटमेंट दे दिया, और क्या बगैर अदालत आपसे पूछे कमिटमेंट अदालत के अंदर दे दी गई। आपके लायर आपने क्या उनमें से किसी को शो कॉज किया, किसी को पार्टी से सैक किया, कुछ किया कि तुम लोगों ने मेरे बगैर अदालत में कमिटमेंट कैसे दी? दिस इज सो रिडिकुलस जो खान साहब का जवाब है। और अब हमारी मौजूद अदालत है सुप्रीम कोर्ट, इसके जज साहबान जो बैठे हैं वो बेंच, वो बड़ा नरम दिल बेंच है, और बड़ा ही बहुत ही नरम दिल बेंच है। इमरान खान साहब को देख के तो बड़े बड़े पिघल जाते हैं, तो हमारी अदालत भी अगर नरमी दिखा देगी तो अच्छी बात है। सियासतदानों को सियासी मैदान में ही मुकाबला होना चाहिए, अदालतों में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये प्रिंसिपल सिर्फ इमरान खान साहब के लिए जब अप्लाई होता है तो फिर हमें थोड़ी तरह हैरत होती है। फिर इसी तरह इमरान खान साहब ने अभी तक उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कालेदम करार नहीं दिया तोशा खाने वाला। खान साहब ने आज कंटेनर पे ऐलान कर दिया, अपने क्राउड को कह दिया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया जजमेंट जो तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन की है। अब बताइए, हो सकता है मेरिट पे वो सेटिसाइड होनी हो, लेकिन खान साहब को पहले से कैसे पता है कि वो सेटिसाइड होनी है? और अब अगर वो सेटिसाइड होगी तो उसके ऊपर किस किस्म के शकूक व शुबात उठेंगे? तो खान साहब तो अदलिया को मलाइन पे मलाइन किए जा रहे हैं, डिस्क्रेडिट पे डिस्क्रेडिट किए जा रहे हैं। और मसला यह है कि कंटेम्प्ट उनको कोई नोटिस ही नहीं हो सकता। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने किया था, फिर अतर मिल्ला साहब ने जैसे सफाइयाँ दी खान साहब के सामने बैठ के, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के भी सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो गए हैं उसके बाद, और उसके बाद उन्होंने हो ही जाना था सुप्रीम कोर्ट एलिवेट वैसे। तो हालात क्या इधर हो सकते हैं? बार खान साहब हैं, को तो हमारे मुल्क के अनोखे खान साहब हैं, अनोखा लाडला है, और खेलन को चांद मांग रहे हैं, और अब तक उनको चांद दिया गया है। तो अब आप ये नहीं कर सकते कि हर दफ़ा आपने उनके खेलने के लिए उनको चांद दिया और अब वो दोबारा चांद मांग रहे हैं तो आप कहें कि इस दफ़ा तुझे चांद नहीं देंगे। तो देखें, अब वो इलेक्शन और आर्मी चीफ मांग रहे हैं अपनी मर्जी का, तो देखें कब तक
ये वाला चांद, ये 2 चांद जो वो मांग रहे हैं उस पर पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट उनको रजिस्ट कर पाती है। तो बहरहाल अब आप चीज़ एक देखिए कि इस वक्त जो एक मुल्क में एक फिजा कायम है, उसमें आज एक न्यूज़ एंकर रहे हैं आमिर मतीन साहब, उन्होंने तारिक मतीन साहब। उन्होंने एक वीडियो, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पीटीआई के ट्विटर हैंडल है उसको एन अदर सिली प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड लिखा है। सिली यानी कि वो कह रहे हैं कि डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम और डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल जो बाबर इफ्तिखार है, उन्होंने एक सिली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, और सिली गुफ्तगू की। माजरत के साथ उनकी नज़र में ये लोग सिली लोग हैं, इतने अहम ओहदों पर बैठे हुए। देख लीजिए। तो जाहिर बात है पीटीआई का सोशल मीडिया सेल है और पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, तो वो पीटीआई की रानी करता है और वो इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर, जाहिर बात है आपको पता है डॉक्टर सलान खालिद उस सेल को देखते हैं और बुशरा बीबी उनको फ़ोन करके कहती हैं कि इनको गद्दारी से जोड़ दो, तब भी उनको किसी ने हदायत ही दी होगी या इमरान खान साहब ने मुमकिन तौर पर या बुशरा बीबी ने कि ये सिली प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखना है इसको, तो उन्होंने कर दिया। अब चीज़ ये है कि उसमें जो तारिक मतीन साहब हैं वो बता रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है माजी करीब की एक शख्सियत की तरफ से, और वो कहेंगे कि इमरान खान साहब को हमारा प्रोजेक्ट था, हम इक़्तिदार में लाए, मैंने उसमें किरदार अदा किया, वो माफ़ी मांगेंगे नवाज शरीफ से, वो कहेंगे इमरान खान मकबूल नहीं थे। हालांकि बकौल आमिर मतीन साहब के तमाम सर्वेज में इमरान खान जीत रहे थे, और ये भी वो कहते हैं कि उस शख्सियत पर उनके इदारे का बहुत दबाव था, और ये वो शख्सियत हैं जिन पर माजी में पीएमएलएन और मियां नवाज शरीफ बहुत इल्ज़ामात लगाते रहे। अब देखिए मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा और पीएमएलएन जो इल्ज़ामात लगा रही थी वो 3 शख्सियात पर लगा रही थी, ठीक है। एक जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, एक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा थे, एक उस वक्त के डीजीसी और बाद में जो डीजीआईएसआई बने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद थे। जब इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त वो डीजीसी थे और मेजर जनरल थे। अब वो कहते हैं कि जी उनके इदारे की तरफ से उन पर दबाव डाला जा रहा है और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और वो अगले 4-5 दिन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए 3 नाम मैंने लिए, यह हम हकायक की बुनियाद पर बात करेंगे, जो हकायक मौजूद है सब ने बताए हुए हैं। तो अब साकिब निसार साहब, ठीक है, साबिक चीफ जस्टिस, उन पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, यानी कि उनका इदारा वो करें दबाव डालें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो उन पर दबाव डालने से रहे कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें बैठ के, ठीक है। जस्टिस कादी फैजी साहब वगैरह, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब वगैरह, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वगैरह, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वगैरह, ये लोग तो साकिब निसार पर दबाव नहीं डाल सकते कि आप इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। फिर आगे मोजिज चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, मोजिज जस्टिस एजाजुल हसन, मोजिज जस्टिस मुनीब अख्तर, मोजिज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, मोजिज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, ये जजेस तो इमरान खान साहब को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं करते, ये इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। और वैसे भी हम जानते हैं कि बावजूद इख्तलाफ के मोजिज जस्टिस उमर बंदयाल ये नहीं करेंगे कि साकिब निसार को कहेंगे चलो बैठो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। ऑफ कोर्स वो उनके एक्स बॉस रहे हैं और वो एक एहतराम का रिश्ता होता है, ठीक है। फिर माजी करीब में तो फिर 2 शख्सियत बन जाती हैं, आर्मी चीफ जनरल बाजवा और लेफ्टिनेंट फैज हमीद साहब। आर्मी चीफ रिटायरमेंट के दिन तक भी जब तक वो छड़ी हवाले नहीं करते
उतने ही पावरफुल होते हैं जितने वो आर्मी चीफ का चार्ज लेते हुए होते हैं। तो उन पर उनका इदारा कम से कम दबाव नहीं डाल सकता कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये बात तो तय है। तो इसलिए वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, किस बात की माफी मांगेंगे मीर नवाज शरीफ से। अब पीछे आ जाते हैं लेफ्टिनेंट फैज हमीद साहब। अब आपको दो चीजें समझनी होंगी। एक, हमने बहुत पहले तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमने वीलॉग किया था कि इमरान खान साहब फौज की हायरार्की में बगावत करवाना चाहते हैं। उसके लिए शहबाज गिल का टेलीफोनिक पेपर रिकॉर्ड पर है, फिर इमरान खान साहब के दीगर कई लोगों की। तो वो चाहते हैं कि फौज के अंदर से बाज लोग टूटे और मेरे साथ आके मिले, और इसके लिए वो कोशिशें भी अमली तौर पे करते हैं। अभी भी जो वो ये कह रहे हैं कि फौज नहीं खड़ी हो सकती अवाम के बरक्स, उनको अवाम के साथ खड़ा होना होगा, तो वो यही कह रहे हैं, वो फौज के अंदर रैंक एंड फाइल को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी क़यादत को छोड़ के आके अवाम के साथ खड़े हो जाए, यानी कि हमारे साथ खड़े हो जाए। ये इमरान खान साहब एक मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। अब चीज ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वाडा ने भी की थी। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें बड़ी दिलचस्प थी उन्होंने, और फिर उन्होंने वो उस बात को मजीद एलेबोरेट किया जियो न्यूज पर प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल साहब को इंटरव्यू देते हुए। फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान को कुछ गैर सियासी लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब गैर सियासी लोग कौन है? उन्होंने कहा कि उनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि पीटीआई का फिर वो कोई शख्स नहीं है। और फिर अगर कोई पीटीआई का नहीं है और गैर सियासी भी है, तो फिर तो यकीनन वो कोई इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत हो सकती है, ठीक है। और फैसल वाडा साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हालात बिगड़े तो जो लोग ये कर रहे हैं उनको 3 घंटे में सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ये वो किसको धमकी दे रहे थे? इमरान खान साहब को तो नहीं दे रहे थे वो धमकी। वो तो उस दिन भी कह रहे थे और शहजाद इकबाल साहब प्रोग्राम में भी कहते कि मेरे चेयरमैन है पार्टी के। तो वो किसको कह रहे थे? ठीक है, वो यकीनन वो जो शख्सियत जो कि एस्टेब्लिशमेंट की थी उनको ही धमकी दे रहे थे कि अगर आपने फौज के इदारे के अंदर से कुछ इमरान खान साहब को सपोर्ट जारी रखी, को बगावत करवाने की कोशिश की, तो आपको 3 घंटे में कोर्ट मार्शल करके आपका कैरियर खत्म और फिर आपका फ्यूचर कोई और ही तय होगा। ये फैसल वाडा साहब धमकी दे रहे थे। फिर उन्होंने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कहा कि 2 गैर सियासी शख्सियात हैं और 3 पार्टी के कीड़े हैं। अब फिर 2 गैर सियासी शख्सियात पे चले जाएं तो जाहिर बात है अगेन वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये उनकी तरफ से इशारे हैं और ये लोग बात कर रहे हैं कि ये फैसल वाडा साहब ये लेफ्टिनेंट फैज हमीद के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब आमिर मतीन साहब जो किया है, अब आमिर मतीन साहब दरअसल पीटीआई के अंदर के उस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अगर फौज के इदारे के पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं इम्कानी तौर पर, मुबैना तौर पर, कि जो इमरान खान साहब इस वक्त जो खेल खेल रहे हैं और जिस तरह से फौज के इदारे को निशाने पर लिए हुए हैं और फौज की क़यादत को निशाने पर लिए हुए हैं, उसमें अगर मुबैना तौर पर, इम्कानी तौर पर अगर उनको लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की सपोर्ट हासिल है, तो अगर वो शवाहिद मौजूद हैं, वो चीज़ें आ गई हैं और जाहिर बात है कुछ ऐसा है बज़ाहिर, तो इसीलिए फैसल वाडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, तो फिर लेफ्टिनेंट फैज हमीद साहब को फिर उन चीज़ों की बुनियाद पर उनको शायद कोई सॉर्ट आउट करके फिर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए जिसमें वो ये चीज़ें इतराफ़ करें कि इमरान खान साहब को लाने में उनका किरदार था। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो इमरान खान को लाने का उनका किरदार था, वही ये बात कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहब किस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे
डीजीसी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर, जो बाद में DGISI थे तब भी उन पर इल्जाम लगाते रहे। अभी भी वो कहती हैं कि साउथ पंजाब से इमरान खान को कुछ सपोर्ट है, तो वो भी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कोर कमांडर बहावलपुर है, तो वहीं की तरफ इशारा कर रही होती है मरीन नवाज साहबा। फिर आप देखिए जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने किसका नाम लिया था, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम लिया था कि वो उनके घर आए थे और उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ और मरीन नवाज को बेल नहीं देनी वरना हमारी 2 घंटे की मेहनत ज़ाया हो जाएगी और 2 सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो 2 सालों की मेहनत किस पर की गई थी? इनको नवाज शरीफ साहब को निकालने और इमरान साहब को, खान साहब को लाने पर ही की गई थी ना। फिर जो RTS बंद हुआ, उस RTS के बंद होने के, पोलिंग स्टेशनों से फौज की तरफ से पोलिंग एजेंटों को बाहर उठा के फेंक देने के इल्जाम किस पे लगे थे? मैं ये नहीं कह रहा कि ये फैज हमीद साहब कोई इंडिविजुअली ये सब कुछ कर रहे थे। जाहिर बात है अगर वो ये कर रहे थे तो वो इदारे की पॉलिसी के तहत ही कर रहे थे ना। और आप देखिए लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम साहब से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने डिनाई नहीं किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि इस पर सैर हसल बहस फिर करेंगे, ठीक है। और जो लेफ्टिनेंट बाबर इफ्तिखार थे उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने फरवरी 2021 के सेनेट इलेक्शन से लेकर आज के दिन तक हमारी मुदाखलत देखी है कहीं पे? यानी कि उन्होंने भी इतराफ किया कि उससे पहले थी हमारी मुदाखलत। तो अब अगर बकौल आमिर मतीन साहब के तो जी इमरान खान साहब के सर्वेज में टॉप पे आ रहे थे, क्या बात कर रहे हैं आप। जो सबसे ताकतवर उस पार्टी थी इमरान खान साहब का मुकाबला करने के लिए, नून लीग, उसका कायद ताहयात नाअहल दे दें, कर दें, उसके कायद को जेल में डाल दें, उनकी सेनेट की टिकटें उड़वा दें साकिब निसार के जरिए, अदालतें उनके लोग डिस्क्वालीफाई करने लग गए, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी वगैरह, ISI के लोग चुपेड़े मार मार के टिकटें वापस करवा रहे हूं मुल्तान में और डेरा गाजी खान और दूसरे इलाकों में नून लीग के उम्मीदवारों से, ठीक है। तो ये कौन सी इमरान खान साहब की मकबूलियत थी कि ये सब कुछ करना पड़ रहा था इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए? ये सब कुछ ना करते इमरान खान तो सर्वेज में मकबूलियत पा रहे थे, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देते, उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इमरान खान मेजॉरिटी लेके आ जाते। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी फिर? कमान ना यार, ठीक है आप PTI से हमदर्दी रखते हैं, आपका हक है आपकी सियासी वाबस्तगी, लेकिन कम से कम खुदारा फैक्ट्स तो ठीक बोलिए। तो अब जो आमिर मतीन साहब का इशारा है वो लेफ्टिनेंट फैज हमीद साहब की तरफ ऐसा लगता है और इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये भी अगेन एक इमरान खान साहब की तरफ से कोशिश है कि चीज़ों को जो उनके अपने दिल के अंदर खौफ और खदशात हैं उनकी बुनियाद पर जो उनका खौफ है उसको प्रेम्प्ट भी किया जाए। तो उसके लिए वो ऐसे खबरें लीक कर रहे हैं। आमिर मतीन साहब जैसे तारिक मतीन साहब जैसे जो हमारे दोस्त हैं वो इन खबरों को फिर दे रहे हैं। तो अब ये वो हालात हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा कि ये फितना है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब को कहा जा सकता है ये है वो है। बात यह है कि अब PTI के अंदर ये असेसमेंट पाई जाती है कि इमरान खान साहब फौज से लड़ाई लड़ते लड़ते, जो कि उन्होंने बुनियादी तौर पर वो लड़ रहे थे जनरल कमर बाजवा से, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ अर्से में इतनी ज़्यादा कैंपेन की है, उनके लोगों ने सोशल मीडिया पर लेफ्टिनेंट सरफराज की शहादत के मौके पर जिस किस्म की कैंपेन की, दूसरे मौके पर जिस किस्म की फ़ौज के खिलाफ कैंपेन की, उसकी वजह से इमरान खान साहब ये लड़ाई जनरल कमर जावेद बाजवा से फैलाते हुए पूरी फौज तक ले गए। और अब जो DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम और DGSPR लेफ्टिनेंट बाबर इफ्तिखार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इसी चीज़ का मजहर थी कि अब आप हमारे सिर्फ चीफ से नहीं लड़ रहे, आप हमारे इदारे से लड़ रहे हैं। क्योंकि DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम ने कहा कि ये जो पॉलिटिकल होने का फैसला किया है और सियासत से बाहर होने का फौज ने फैसला किया है, ये उन लोगों ने किया है जिन्होंने अगले 15-20 साल भी फौज की क़यादत करनी है। यानी कि उन्होंने कहा कि ये फॉर्मेशन कमांडर्स के लेवल पे फैसला हुआ है। तो ये मत समझिएगा कि हम 20-25 लेफ्टिनेंट जनरल्स का और जनरल कमर बाजवा का फैसला था।
जो जब जनरल कमर बाजवा रिटायर होंगे तो चेंज हो जाएगा। तो ये उनको सिग्नल था कि आप अब इदारे से लड़ रहे हैं और इदारे की पॉलिसी से लड़ रहे हैं, जो हमें कह रहे हैं कि न्यूट्रलिटी छोड़ो और वापस पॉलिटिक्स में आके मुझे इक़्तिदार में लाओ। तो ऐसे में खान साहब को भी आइडिया हो गया है उनके लोगों को कि ये इस तरफ चल रहा है, और इस वजह से अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीटीआई के अंदर से खुसूसन पंजाब और केपी में से लोग पार्टी छोड़ने का पर तोल रहे हैं। ऐलान होने बाकी हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे पीटीआई के अंदर किस पैमाने पर टूट फूट होगी। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।